बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। शायद आप में से बहुत से नाज़रीन को याद हो कि 10-11 साल पहले इमरान ख़ान साहब ने मौजूदा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ख़िलाफ़ एक हद के इज़्ज़त का दावा किया था और ये मुकदमा काफ़ी साल से चल रहा है। पिछले साल इस मुकदमे में पेश ना होने पे अदालत ने 2 दफ़ा इमरान ख़ान साहब को जुर्माना किया और अभी कुछ दिन पहले इमरान ख़ान और ख्वाजा आसिफ दोनों के वकला को पेश ना होने पे जुर्माना किया गया, लेकिन ये मुकदमा जो है ये चलता जा रहा है। अब आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इमरान ख़ान और ख्वाजा आसिफ साहब एक ज़माने में एक दूसरे के काफ़ी दोस्त होते थे, लेकिन इनकी दोस्ती फिर दुश्मनी में कैसी बदली, और फिर जब इमरान ख़ान साहब ने ख्वाजा आसिफ पे मुकदमा किया और जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म बने तो कहा जाता है कि उनके हुक्म पर ख्वाजा आसिफ साहब को नैब ने गिरफ़्तार किया। असल बात क्या है और हमारी पाकिस्तान की जो सियासत में जो इख्तलाफ है ये ज़ाती दुश्मनी में कैसे बदलता है, इस पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत की कुछ पसे पर्दा कहानियाँ जानने की कोशिश करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की ज़ुबानी। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2002 में जब इमरान ख़ान साहब पहली दफ़ा MNA बनकर असम्बली में आए थे तो उस वक्त उनका ज़्यादा वक्त जो है वो आपके साथ और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर MNAs होते थे उनके साथ गुज़रता था। अक्सर आपकी शामें भी इकट्ठी गुज़रती थीं तो बड़ी दोस्ती नज़र आती थी। कभी कभी आपकी महफिल में हम भी शरीक हो जाते थे। फिर वो दोस्ती जो है वह दुश्मनी में कैसे बदली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपने माजी बईद की बातें, लेकिन मेरे अभी भी ताज़ा है मेरे जहन में। देखें, आपको याद होगा 2002 में हमारे भी मेंबर जो थे वो मेरा ख्याल 15-16 के करीब थे। कुछ 17 थे, कुछ 3 उसमें से भाग गए या न्यूट्रलाइज हो गए, तो हम 14 रह गए। तो बड़ा एक इब्तला का दौर था और एक स्ट्रगल जो थी वो हमारी बड़ी उस वक़्त उम्मीद और यास जो थी वो बड़ा एक बड़ी उसमें इम्तज़ाज था उसका। तो वो मीर साहब, अगर आपको याद होगा तो ये अकेले ही सीट पे इमरान ख़ान साहब इलेक्ट होके आए थे और पहला जो इलेक्शन हुआ था वज़ारत उज़्मा का, हाँ, उसमें इमरान ख़ान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को, उनको मौलाना साहब को आपके कहने पे मुस्लिम लीग नून भी उनको वोट दे रही थी, तो वो इनको वोट दिया था। तो नहीं, वो मेरे कहने पे क्या होना है, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी थी। तो मैं मेरे कहने में, किसी के कहने में, आप बताएं, आप भी उनको जानते हैं, सारी दुनिया उनकी सियासत किसी के कहने में है, किसी के कहने में नहीं है। मर्ज़ी तो उन्होंने अपनी की और मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया, जिसमें आज तक जो है मैं समझता हूँ कि वो एक लाइबिलिटी उनकी बनी हुई है कि उन्होंने उनको वोट दिया। और उस वक्त भी बाज़ हलकों की तरफ से उस पर बड़ी नुक्ताचीनी की गई। लेकिन अगर उनकी आप सियासत देखें तो थ्रू आउट उनका सियासी कैरियर जो है वो इस किस्म की इब्नुल वक्ती के ऊपर जो है ना बेस करता है। कोई अगर आपको उनका नज़रिया तलाश करने की कोशिश करें, कोई नज़रिया नहीं नज़र आएगा। आप उनका बयानिया तलाश करने की कोशिश करें, बयानिया नज़र नहीं आएगा। सियासी जो है सोच जो है उसकी तलाश अगर आप करेंगे, कहीं नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ जो है उनकी अपनी ज़ात के गिर्द जो है वो घूमती है। लेकिन आपने उनको तीतर तो बहुत खिलाए हुए। देखें, उस ज़माने में आपको पता है, आप भी आते थे और भी बहुत से दोस्त पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया के दोस्त आते थे। मैं पार्लियामेंट लॉजेस में तो वो भी आते थे, इसमें कोई शक नहीं है, वक्तन फ़क्तन। और वो, मैं J ब्लॉक में रहता था और H ब्लॉक में उनका साथ पार्लियामेंट लॉजेस में फ़्लैट भी था। तो एक ऑपोजिशन का एक वो क्या कहते हैं कॉमराडरी भी थी, एक बरादरी भी थी, उसमें वो भी थे। बाद में उन्होंने हमारे साथ मिलके नवंबर 2007 में इस्तीफ़ा भी दिया अदलिया बहाली तहरीक में।
लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमारी जो सियासी दौड़ थी या जदोजहद थी वो उनकी जो स्पीड थी या उनकी ख्वाहिशात का जो एक हजूम था उसके साथ मैच नहीं कर सकती थी। इसलिए जो आपने शुरू में इब्तदाई में बात की है कि उनका हमारे से अलहदा होना या हमारा उनसे अलहदा होना जो है वो एक बड़ी फितरी बात थी। एक शख्स के पास एजेंडा लेके वो निकला हो और उसके लिए वो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करे, बार बार अपना ज़मीर जो है वो बेचे, कभी फ़ौज के आगे बेचे, कभी काफ लीग के आगे, कभी मौलाना फजल रहमान को वोट दे, कभी किसी को वोट दे। लेकिन आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उस वक्त जो एक अपोजिशन अलायंस था उसने फैसला किया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और बाद में फिर पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग नून ने भी हिस्सा लिया। सिर्फ इमरान खान और काजी हुसैन अहमद अपने फैसले पे कायम रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा 2008 में। 2008 में वहाँ से मेरा ख्याल है नून लीग और इमरान खान के रास्ते जुदा हुए। देखिए, हमारा ये कंबाइंड अपोजिशन का कोई फ़ैसला नहीं था, क्योंकि हमारे लिए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, जलावतनी काट के वापस आ रहे थे। तो हमारे लिए तो एक बड़ी कुदरती और फितरी बात थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें। हमारा ख्याल था कि एक जदोजहद के नतीजे में जो नतीजा एक फितरी यही है कि उसमें हमारी जीत होगी, और वो जीत हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी किया, बेनज़ीर भी, शहीद भी जो हैं वो भी वापस आई। ये सारा 1-2 महीने का ही सारा सिलसिला जो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा उस इलेक्शन में हिस्सा लेना, और मैं असूली तौर पे कहता हूँ कि इलेक्शन को कभी भी अबैंडन नहीं करना चाहिए, उसको तर्क नहीं करना चाहिए। आपका फिर रेलेवेंस जो है ना वो नहीं रहती। फिर जिस तरह इमरान खान ने किया कि 2013 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इन्होंने सहारे लेने शुरू कर दिए पिंडी के, फिर 2018 में तो लेकिन खाए साहब, अब जो बाई इलेक्शन होना है कौमी असम्बली की सीटों पे, आपकी पार्टी लड़ेगी इलेक्शन? मुझे नज़र आता है कि अपोजिशन जो है PDM का जो इस वक्त इत्तेहाद है वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है कि हर सीट पे ये भी एक नॉन सीरियस अप्रोच है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन लगता है कि PDM में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, शायद वो इलेक्शन लड़े। नहीं, मेरा ख्याल अल्टीमेटली मुत्तफ़िका फ़ैसला ही हो जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा फिर माजी में जाऊंगा। ये बात दुरुस्त है कि जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है उसमें आपके वालिद जनाब ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब के नाम पे एक कमरा वहाँ पे है? मेरे वालिद की वफ़ात भी इस मूजी मर्ज़ की वजह से हुई थी। उनको कैंसर था, 4-5 साल वो बीमार रहे। मेरे एक चचा मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मेरे अज़ीज़ थे, मेरे लिए काबिल एहतराम है वो बहुत। उन्होंने मेरे वालिद की खिदमत भी बड़ी की उस बीमारी के दौरान। वो उनके साथ साथ बार बार इलाज के लिए भी जाते रहे। तो उन्होंने मेरे वालिद की याद में जो है वहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ है। और ये भी सबको पता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ज़मीन जो है वो नवाज शरीफ साहब जी के दौर में दी गई थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ पे वो एक वो संगे बुनियाद भी है, सब कुछ है। और जब 1994 में इसका इफ्तिताह हुआ था तो बेनज़ीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी, इमरान खान ने उनको नहीं बुलाया था, नवाज शरीफ साहब को बुलाया था इफ्तिताही तकरीब में। लेकिन उस हॉस्पिटल के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया 2012 में, और फिर इमरान खान साहब ने आप हद के इज़्ज़त का दावा कर दिया। अब ज़रा ये कहानी बताएं ना। देखिए, मैं मीर साहब मोहतात रहूँगा कि उसकी वजह यह है कि मामला अदालत में है और मेरा हम उसके मेरिट्स पे बात नहीं करना चाह रहे। देखिए, ये 2000 मेरा ख्याल है 3 या 4 साल की इनकी बैलेंस शीट जो है वो फर्गूसन वालों ने, शबरजादी साहब जिसके करता धरता हैं, उन्होंने रोक ली थी। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी जिनके ऊपर उनको इतराज़ था। इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो रियल एस्टेट में मुल्क से बाहर हुई, वो पैसे मुल्क में आए ही ना। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ वो इन्वेस्टमेंट थी, और उसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। तीन बेसिकली उसमें पार्टनर्स थे। तो वो उस वजूहात पे कि बाकी पार्टनर्स ने लॉस डिक्लेयर करके अपनी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी थी। एक सिर्फ शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट थी
जो बाहर से पैसे चैरिटी से इकट्ठे किए हुए थे वो इन्वेस्टमेंट जो है ये राइट ऑफ नहीं करते थे। खैर वो मैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसके मेरिट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं अब ये प्लेटफॉर्म जो है एक लीगल केस के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद जो है मैंने वो इनकी बैलेंस शीट से, आज भी मुझे याद है 43.6 जो क्लॉज इनकी बैलेंस शीट की थी वो सारा एक्सप्लेन करती है। 2008 की बैलेंस शीट थी या 2009 की, मुझे याद नहीं है सही तरह। उसके अलावा एक दूसरी इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्लाइमेट बॉन्ड्स में की, जब पाकिस्तान में जो है 13% टी बिल्स पे रेट था और इन्होंने मेरा ख्याल है सिंगल डिजिट के ऊपर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने मेरे पे मुकदमा कर दिया। तो वो पिछले 10-12 साल से चल रहा है और यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट है यहाँ पे इस्लामाबाद की, उसमें चल रहा है। तो उसमें जिरा हो रही है। मेरे ख्याल एक और तारीख़ है, मेरे वकील, इनके वकील भी हाज़िर ना हुए। मेरे वकील जो है उनके घर के अंदर जो है उनकी बच्ची की जो है वो नीस की जो है वो को मंगनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ किया था। तो ये मसला जो है मैं समझता हूँ कि इसमें कतई तौर पे शौकत खानम ने एक एज अदारे के तौर पे उसके ऊपर मैंने कोई किसी अटैक नहीं किया, लेकिन उसके लिए जो लोग खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, उनको हैंडल करने के ऊपर जो है ना, मैंने कहा कि उसकी जो एक तकद्दस है उस आपका भी यही ख्याल है कि शौकत खानम को बतौर एक हॉस्पिटल हमें अपनी सियासी बयानबाजी का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं बनाना चाहिए। मैं तो उस करैक्टर पे या उस मैं पे कि अगर मेरे पास अमानत है किसी की जो मैंने उसने खैरात के लिए मुझे दी है, किसी ने भी, आपने मुझे पैसे दिए हैं कि यार शाम दोनों सियालकोट से हमारा तल्लुक़ है, आप कहें जी सियालकोट में जाके फ़लाँ चीज़ के ऊपर यार ये पैसे जो है ख़र्च कर देना। अब मैं उसको कहीं रियल इस्टेट में जाके सियालकोट किधर जाके प्लॉट ले ला होता, तो कोई मकसद ही फौत हो जाता ना। और बजाय आप कहें जी वहाँ पे जाके जी आप फलाने हॉस्पिटल को दे दें सियालकोट में जो है पैसे, मैं वहाँ पे रियल इस्टेट का। अच्छा, और इसमें केस इमरान खान साहब ने आप पे किया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ? नहीं, उन्होंने किया हुआ है। और फिर ये कहते हैं 2015 में जो है जो पैसे वापस आ गए, वो अब वो एक अलग वो है टॉपिक है, वो लाजमी तौर पर अदालत में उठाया जाएगा कि पैसे किस तरह आए, कहाँ से आए, उस दौरान क्या हुआ। उस वक्त डॉलर का रेट क्या था 2008 में, 2015 में क्या? चले हम भी इस पे बहस मेरा ख्याल है रहने दें। हाँ, रहने दें। अच्छा, अब खाय साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो बार बार कहते थे ये जो ख्वाजा आसिफ है ये आर्मी चीफ को फ़ोन करता था इलेक्शन की रात को, और पहले ये हार रहा था फिर ये जीत गया। देखिए, मैंने 3 बजे करीब 45 मुख्तलिफ अपने रिज़ल्ट जो हैं, जो ये जिस तरह ये सफ़ेद कागज़ है इसके ऊपर कागज़ रिज़ल्ट थे, वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं रिज़ल्ट, और मेरे पास वो मैसेज भी मौजूद है, मैंने जनरल बाजवा को भिजवाए। मैंने कहा ये रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं, फॉर्म 45 पे नहीं मिल रहे, और हमारे सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तकरीबन लोगों को बाहर निकाल दिया गया हुआ है। तो ये इस रिज़ल्ट के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नताइज को तस्लीम किया जाएगा। तो मुझे उन्होंने आगे से उसी पे मैसेज पे ही व्हाट्सएप के जवाब दिया, मैंने व्हाट्सएप पे भिजवाए, व्हाट्सएप पे उनका जवाब आया। उन्होंने कहा डोंट वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी या डोंट वरी अबाउट इट, इस तरह की कोई उन्होंने बात की। खैर उस वक़्त अभी रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, जो है फाइनल काउंट जब सुबह 9 साढ़े 9 बजे जाके ख़त्म हुई। मीर साहब, मैंने वहाँ पे जो है अल्लाह के फजल से मैंने 6 इलेक्शन जो है लड़े हुए हैं। नॉर्मली 8:30 9 o'clock पे रिज़ल्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। शहर की है ना, कौन से दूर दराज से आना है, 20 मिनट 30 मिनट के रेडियस के अंदर जो है सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो वो सुबह 9:30 बजे जाके जो है उनके पास रिज़ल्ट उन्होंने कंपाइल किया, 11 बजे करीब जाके अनाउंस किया, और मैं एक बड़े थिन मार्जिन से मैं जीत गया। जो भी उस रात वारदात हुई वो परहैप्स कुछ पोलिंग स्टेशन जो थे या कुछ यूनियन काउंसिल्स ऐसी थी जिन पे उनका ख्याल था कि वारदात करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हार जाएगा वहाँ पे।
यहीं जो मेरी आबाई मोहल्ला है जो है, आप शालकोट को जानते हैं, और जहाँ पे मेरी अजीज़ और रिश्तेदारी है जहाँ पे, वहाँ पे उस पे जो है, जहाँ पे मैं 1200, 1300, 1500 पे एक यूनियन काउंसिल से जीता था, वहाँ पे मैं 1500, 1600 पे मुझे हरा दिया गया। बहरहाल दैट इज़ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मेहरबानी की कि मैं एक थिन मार्जिन से फिर भी जीत गया। लेकिन उसमें मुझे जनरल बाजवा साहब ने कोई हेल्प नहीं की, तसल्ली ज़रूर दी थी। 3 बजे मैसेज तो ये इमरान खान साहब को कैसे पता चला आपकी जो कम्युनिकेशन थी जनरल बाजवा के साथ? इमरान खान को नहीं, मैंने खुद बताया। अच्छा, आपने खुद बताया? मैंने टेलीविज़न उस प्रोग्राम्स में कहा हुआ है कि मैंने उस रात जो है अपना ये बताया था और मेरे साथ ये हुआ था, मैंने खुद बताया हुआ है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मुझे मेरा मतलब है, मुझे पता था मैनेज कहाँ से हो रहा है, तो मैंने उनको शिकायत करनी थी ना। मैं उसको सार को तो शिकायत तो वो मैनेज कर रहे थे, वो 2018 के इलेक्शन को मैनेज 100% मैनेज किया था। हाँ, मैं एक और बात बताऊं, जो लिस्ट बनी हुई थी हराने वाले में, उनमें मेरा पहले नाम था, और वो भी मैंने जो है एहतजाज किया मुख्तलिफ क्वार्टर्स को कि आपने जो लिस्ट बनाई हुई है उनमें ये नाम है, आप लोगों ने हराना है हमें। एवरीथिंग वाज अच्छा, तो वो सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए, अच्छा, सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए। बाकी उन्होंने एक जो क्या कहते हैं, जो एक सेट किया हुआ था सारा जो है मोशन जो है, उसके मुताबिक जो कुछ हमारे साथ हो। उन्होंने भी तो इत्माम हुज्जत किया ना। उन्होंने पहले आपकी पार्टी के साथ डील करने की कोशिश की 2018 के इलेक्शन से पहले, तो वो डील क्यों नहीं हुई? देखिए जी, आपकी बात दुरुस्त है। हमारे साथ उनकी बातचीत चलती रही। मेरा ख्याल है शायद अब्बास साहब के साथ भी बात होगी, वही कंफर्म कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी साथ बात हुई, मेरे साथ भी बात हुई। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैसला तो मियाँ नवाज शरीफ ने करना था, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा शहबाज शरीफ साहब को पेश कर रहे थे। जी, वो शहबाज शरीफ साहब, और उनकी शहबाज शरीफ साहब से जो बात हुई तो उसमें कैबिनेट के नाम तक उन्होंने पूछे कि आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा। जी जी जी, मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछा, मुझसे भी पूछा गया है। तो जब आपने कहा कि हम ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे तो वहाँ पे काम ख़राब हो गया। देखिए, मेरा मतलब है, मेरी क्या औकात है कि मैं कबीना के नाम उनको देता फिरता। ये तो मीर साहब, मियाँ नवाज शरीफ फैसले कर रहे हैं और आज भी फैसले कर रहे हैं, और जितनी देर सियासत में हो, जितनी देर सांस है, तो वो ये सियासी फैसले तो जब आपके साथ डील ना हो सकी, फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हम इमरान खान, ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ, एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ मैं आपको। मुझे डिस्क्वालीफाई हुए मैं उसको डिस्क्वालीफाइड था। ये बात है 21 अप्रैल में, मेरा ख्याल 21 मई की बात है, 21 मई 2018 जी। तो उनका ख्याल था कि ये डिस्क्वालीफाइड है, इससे बात हो सकती है। नहीं, डिस्क्वालीफाइड नहीं। मैंने उस वक्त अपील सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं की थी, 26 को मैंने अपील की। मुनीर मलिक का अल्लाह ताला उसको खुश रखे, और वो मेरा वकील थे। जायद फ़खरुद्दीन साहब मेरे वकील थे, राशिदीन कसूरी साहब मेरे वकील थे। वो फ़ैसला जो है, मेरा ख्याल है 29 या 30 को असम्बली डिज़ोल्व होने, हमारी हुकूमत डिज़ोल्व होने से उस दिन आया। अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कि जो लोग आपके साथ बातचीत कर रहे थे वो थे जनरल बाजवा, जनरल नवीद मुख्तार और जनरल फैज़? नहीं, मेरी किसी स्टेज पे ना जनरल फैज़, मैं जनरल फैज़ को उस वक्त पहचानता भी नहीं था। अच्छा, मैंने कभी देखा भी नहीं हुआ था। तो जनरल बाजवा से हुई? तो जनरल इनसे जो है जनरल नवीद मुख्तार, मेरा ख्याल है सारे सिलसिले में मैं उनको ज़रूर जानता था। मैं फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहा हुआ था। मेरा उनके साथ वैसे भी एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है। उनके बुज़ुर्गों का मुझे बड़ा एहतराम है। तो ये बात तो अब मैंने कभी नहीं की खुल के, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मियाँ साहब ने जब इनकार किया कि मैंने किसी किस्म की अंडर हैंड जो है वो मामलात नहीं करने, तो बहरहाल तारीख का एक वो है। बाजवा साहब और नवीद मुख्तार? नहीं, नवीद मुख्तार किसी से, सिर्फ बाजवा साहब। भाई साहब का साथ मेरा तल्लक था, आपको भी पता है उनका तल्लक है। मैं उनका एहतराम करता हूँ। मेरे लिए जो है एक ज़ाती तल्लुकात की बना पे, बहरहाल उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ने उस वक़्त एक क्या कहते हैं, वो ताश लगाने को क्या कहते हैं, लगानी थी, उन्होंने लगा दी। अब 4 साल हो गए। अच्छा, अब ये बताएं खाय साहब के, ये बताएं कि चले 2018 में डील नहीं हुई
तो उसके बाद फिर 2020 में फिर पीडीएम बनी, फिर टूट गई, पीपल्स पार्टी निकल गई। फिर 2021 में आप दोबारा एक दूसरे के करीब आ गए और फिर मार्च 2022 में आपने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। तो इमरान खान साहब का कहना है कि ये जनरल बाजवा थे इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे। मैं उस चीज़ को जहाँ तक मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस सारी मसले के अंदर जो है। मैं क्योंकि ये जो हमारे 2-3 दोस्त हमारी पार्टी की तरफ से, साद रफ़ीक साहब हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, और 2-3 दोस्त जो थे, मेरा ख़्याल है कि सरदार याद साहब थे, 4-5 लोगों की टीम थी। मैं उसमें कतई तौर पे इन्वॉल्व नहीं था। जो मैं जनबाज साहब के साथ जो बात की है वो भी एक ज़ाती तल्लुक़ की वजह से, क्योंकि आपको एक धचका मिल चुका था, जो एक्सटेंशन हुई थी जनरल बाजवा की, उस दौर में आपको काफ़ी धचका। मैं उसमें भी आता हूँ तो तुसी सारे जड़े है ने मनु गिले था खिलारन लगे, चलो कोई नहीं। वो जो मेरा उनके साथ जनमाज साहब के साथ जो ताल्लुक़ है ना, वो उनके बुज़ुर्ग जो है ना, वो मेरे लिए बड़े भाई का उनका ताल्लुक़ है, वो बड़ा पुराना 1972-73 की मैं बात कर रहा हूँ। दैट्स वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स ए लाइफ टाइम। तो मुझे उनका, सारी फैमिली का मुझे बड़ा एहतराम है। मेरे लिए वो अपने घर वाली बात है। चलें, ये मैं आगे भी आता हूँ। दूसरी बात वो मैं वक्फे के बाद करता हूँ। एक ब्रेक ले लें जी, और ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब से कुछ और भी बातें पूछें। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कुछ पाकिस्तान की सियासत की पसे पर्दा कहानियाँ सुन रहे हैं हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की ज़ुबानी। ख्वाजा साहब, 2019 में आपकी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, बहुत सी पार्टियों ने मिल के जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फ़ैसला किया, पार्लियामेंट से कानून भी मंजूर करवाया, और उसके कुछ महीनों के बाद आप 2020 में आप गिरफ्तार हो गए। ये क्या चक्कर था? देखिए, वो फरमाइशी प्रोग्राम था। इमरान खान साहब डे 1 से, बल्कि उनके बड़े करीब के लोग कहते थे, असम्बली में भी जो करीब थे, जो बाहर भी करीब थे, कि तुम जिस दिन तकरीर करते हो ना असम्बली में, उस दिन रात को वो शोर मचा देता है कि इन्हू फड़ो, ये देखो, ये फिर इसने असम्बली में ये कहा है, ये इसने फिर ही है। मेरा अपना ख्याल है मीर साहब, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, थोड़ा सा सियासतदान को थिक स्किन्ड होना चाहिए। अगर उसकी चमड़ी से जो है वो पतली है, थिन स्किन्ड है, तो सारा दिन बेचैन ही रहेगा, क्योंकि हमें, आपने भी हमारे में लताड़ना होता है, अवाम में भी क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, जो जायज़ है, और सियासतदान को बर्दाश्त करना चाहिए। जो है ये, अगर वो क्या कहते हैं, पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर, बसों के पीछे लगा होता ना, को पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर, तो ये या तो पास कर जाओ या फिर बर्दाश्त करो। तो ये उसी सारे सिलसिला था। उन्होंने बड़ी दफ़ा फरमाइश की। ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन थी, उसकी एक कॉपी जो है नैब को भेजी गई। ये अप्रैल 2018 की बात है। मैं यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया उसके ऊपर। फिर हुई चीज़ जो है, जो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बनी, कि मैं बाहर मुलाजमत करता हूँ या कंसल्टेंसी करता हूँ, मुझसे बाहर से पैसे आते हैं, वही चीज़ लेजिटिमाइज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा इट्स अनडिनाइबल ट्रूथ। ये उन्होंने जो है ना अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन उस चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की, वो उसके ऊपर नायब ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। वो इंक्वायरी चलती रही। फिर उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उन्होंने लाहौर ट्रांसफ़र कर दी। लाहौर रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। ऑब्वियसली एग्जीक्यूट तो सारा कुछ जनरल फैज़ करते थे। तो आई वॉज अरेस्टेड। फरमाइश जो है वो जो है इमरान खान साहब जो है जनरल फैज़ से करते थे। उन्होंने मुझे एक मेरा ख्याल है कि 30 या 31 दिसंबर 29 दिसंबर मुझे ये आप वाली सड़क जो है ना, इसके ऊपर जिस तरह दहशतगर्द को नहीं, इधर भी डाला, गड्डियाँ छड़ियाँ मुझे घेरे में ले लिया। मैं आसन इकबाल के घर से ये निकल के मीटिंग अटेंड करके, मरियम वहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने मीटिंग एक कॉल की हुई थी, तो मैं उधर आ गया। मैं पकड़ लिया उन्होंने। उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे कुछ चीज़ें उठा लेने दो, ये लॉजेस सामने लॉजेस है, मुझे को अपने रात के लिए या 2 दिन। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे साथ चलें, कोई चीज़ नहीं आप उठा सकते। तो मेरी वाइफ जो थी वो अमेरिका में थी, मेरा बेटा यहाँ था।
मैंने कहा मुझे बेटे को फ़ोन कर लेने दो। उन्होंने कहा वो भी नहीं कर सकते। मुझे ले गए वो। खैर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अलाउ किया। फिर यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे नैब में ले गए। नैब में मैं 22 दिन रहा। वहाँ पे अदालत में खुद उनके वकील ने, नैब ने कहा जी कि इसके ख़िलाफ़ करप्शन का कोई चार्ज नहीं। फिर मुझे ले गए जेल में। तो आजकल जो पकड़े जाते हैं लोग रोते बड़े हैं। बाद से एयरपोर्ट तक खलोगे बामा करके किसी और ने जफा मार के रोलना पैंदे ने। तो ये मुझे रात को मीर साहब 6 डिग्री टेम्परेचर था। आप तो मेरे पहली कैद के भी जो है ना राजदान है। तो जो मुशर्रफ ने मुझे कैद किया था 6 डिग्री बड़ी सर्दी थी। मुझे उन्होंने 2 कंबल दे दिए। आपको पता सलाखें होती हैं, बाहर से हवा आ रही होती है। उन्होंने कहा एक कंबल थले पा लो, मुझे पा लो ज़मीन पे, तो एक कंबल उतर लो। अब उन्होंने कही इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आई है, इसको कोई फैसिलिटी नहीं देनी। खाना भी आपको नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे लंगर का खाना है वो मिलेगा। मैंने कहा सो नहाना हो तो कहते हैं जी नहा लो ठंडे पानी में नहा। यानी बिल्कुल ज़ीरो, कोई बेड नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कंबल नीचे बिछाया। को रात को आधी रात को जो है वो मेरा सलाखों पे कोई हिलजुल हुई। तो मैंने खोला तो उन्होंने कहा मियाँ शहबाज शरीफ नूं तुहाडी है जी जो तुहाडे नाल सलूक हो रहा था पता कि गर्म पानी दी और रबड़ दी बोतल लगी है पैरों च रख। अच्छा, वो भी उधर ही थे कहीं पे? वो हमसाए थे मेरे। अच्छा। लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई उनसे दौरान असीरी। तो मैंने शुक्र किया। मैंने कहा चलो पैर तो कम से कम जो नंगे होंगे। वो थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया। वो कहते हैं जी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे लीडर ने लंदन बैठ कर उनको पैगाम भेजा है। मैंने कहा क्या पैगाम है? उन्होंने कहा जी आपने डिप्लोमा लेना है या डिग्री लेनी है। थोड़ी देर तक मुझे समझ ना आई। फिर मैं कहा डिप्लोमा कितनी देर का है, डिग्री कितनी की? उन्होंने कहा डिग्री 6 महीने दी है तो डिप्लोमा 3 महीने तक कितनी देर रहना। मैंने कहा जितनी देर रखेंगे, अब आ गए हैं तो ठीक है। डिप्लोमा डिग्री अल्लाह करे डिप्लोमे च जान छुट जाए, जी ये डिग्री ना करनी पे। लेकिन वो डिग्री वाला हो गया। 6 महीने मुझे उन्होंने रखा। लेकिन मीर साहब वो 13-14 दिन जो है इन्होंने बिल्कुल सुबह शाम जो है ना मेरे पे नज़र रखी। फिर मैं अदालत से जाके मैंने जो भी मेरी फैसिलिटी बनती थी कानून कायदे के मुताबिक, ये अब मैं समझता हूँ कि ये तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, भाई हैं आप, उस स्टोरी सुना रहा हूँ और उसको भी कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्करों के साथ इस तरह होता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इमरान खान जो है इस मामले में बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है। माजी में भी होते रहे हैं वहाँ क्या है, लेकिन ये तो एक एक सेकंड मॉनिटर करता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल इज़्ज़त आबरू के साथ वक्त गुजरे, अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने वाला आदमी। तो अब जिस तरह आपको डिस्क्वालीफाई कराया गया, आपको गिरफ्तार करवाया गया, अब आप भी यही चाहते हैं कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए, इमरान खान जेल चला जाए? देखिए, ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। किसी मेरे लिए सियासत जो है वो कोई ज़ाती दुश्मनी का बायस नहीं बनती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज़ें होती हैं तो फिर ठीक है। लेकिन इन्होंने तो कानून और कायदे का अगर 10,000 रुपया या दिरहम जो है ना लेने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ता हयात जो है वो कैद हो सकता है, उसको वो नहीं होना चाहिए। या उसकी बेटी को उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार करना, किसके अगेंस्ट जो है केस जो है वो सही बना। मैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस ने वहाँ से पूछा कि इसके खिलाफ कोई करप्शन का केस है, तो उनके डिप्टी डायरेक्टर ने कहा वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कोई करप्शन इसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने कहा फिर आपकी कस्टडी में क्यों है? अगर कोई आप कह रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जो बात वो भी मैंने डॉक्यूमेंट सारे दे दिए। अब अभी भी जो एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है स्टिल अलाइव अगेंस्ट मी। तो मैं किसी ट्रम्प्ड अप चार्ज के ऊपर किसी सियासी वर्कर के खिलाफ, किसी सियासी लीडर के खिलाफ जो है ना, ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया है हमारी सियासत का। ट्रम्प्ड अप चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। बल्कि अगर कुछ चार्जेस हैं भी तो उसमें अगर आप सरफे नज़र कुछ हो सकता है
लेकिन जहाँ पे कानून तोड़ा गया हुआ है या अपनी ज़ात के लिए बेशुमार दौलत इकट्ठी की हुई है या और गैर कानूनी काम किए गए हुए हैं, मैं ज़ातियात पे कथित तौर पे नहीं जाना चाहता, उसके ऊपर जो है ना मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह नहीं है कि फिर आपके पास फ्रंटियर कंस्टेबलरी ना रहे, केपी की पुलिस ना रहे, पंजाब की पुलिस ना रहे, आप वर्करों को बाहर खड़ा कर लें। मुझे पकड़ा गया, चला गया, उन्होंने कहा आप नहीं मिल सकते, बच्चों को नहीं मिल सकते, फैमिली को नहीं मिल सकते। आपको लग रहा है आप इतने पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और 1991 से आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्या लग रहा है आपको कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए मेरा मीर साहब अपने मुल्क की तारीख़ और दूसरी जगह भी जो सियासत की तारीख़ है उसमें इतनी ज़्यादा फ्रेंजी जो होती है, पॉलिटिकल इमोशंस को विप अप करके आप जब आते हैं तो वो लास्ट नहीं करता, वो कहीं ना कहीं आके रैशनलाइज हो जाता है वो लेवल जो है। इन्होंने आप देखें इलेक्शन से ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इनका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया होता। मुझे एक बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े बावसूख मेंबर ने असेंबली में कहा कि उन्होंने कहा चाचा जी साड़ियाँ कितनी सीटां आंदियाँ, मैं क्यों पूछ रहे हैं, कहते मेरा ख्याल है साड़ियाँ सीटां 14-15 तो ज़्यादा नहीं होंगी ना नेक्स्ट इलेक्शन। ग्राफ नीचे चला गया था। आजकल तो वो उनके साथ ही है, वैसे जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनके साथ ही है आजकल। जी 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 तो ये जो भी है, मैं कथित तौर पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चीज़ें टेम्पररी होती हैं। एक लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, परसों तरसों जो है वो पॉपुलैरिटी जो है रैशनलाइज हो जाती है, किसी लेवल पे आके जाकर रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर इस वक्त मैं आपको एनालिसिस, मेरा जो बिल्कुल हम्बल सा एनालिसिस है, महंगाई की वजह से हम मुश्किलात में ज़रूर हैं पब्लिक ओपिनियन में, जिसमें कोई शक नहीं है, उसको हमें किसी ना किसी तरह रिकवर करना पड़ेगा। IMF का जो है वो हमें पब्लिश करना चाहिए ये क्या एग्री किया था, ठीक है, उसके क्या जो कहते हैं कंडीशंस थी जो मानी गई, जो कंडीशनैलिटीज जो मानी गई, वो पब्लिश करना चाहिए, जिसका बोझ हम उठा रहे हैं, उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल अब हम अपना जो है गंवा रहे हैं, वो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन आज से 3-4 महीने पहले जो इसका ग्राफ था, एक विक्टिम का ग्राफ जो होता है, वो विक्टिम का ग्राफ जो है बढ़ता है, सारी दुनिया में बढ़ता है जो है, वो नहीं रहा। हमें गेन नहीं हुआ, लेकिन उसको नुकसान ज़रूर हो गया। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस है। अब एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत सवाल ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका जिक्र किया, वो मैं सवाल करूँगा एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप वक्फे से पहले कह रहे थे कि महंगाई से हम इनकार नहीं कर सकते। ये जब पिछले साल मार्च में जब तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हो रही थी, तो उस ज़माने में शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को, बहुत से जो PDM के रहनुमा थे, उनसे हम एक सवाल पूछते थे, ख़ास तौर पे जो शेख रुहेल असगर साहब के जो जी सारे रल के रोटी खाने हैं, हाँ जी, वहाँ पे, तो वहाँ पे सब इकट्ठे होते थे, तो वहाँ पे मैं बारी बारी सबसे पूछता था कि यार अब इमरान खान को निकालना चाहते हैं, कोई रोड मैप है आपके पास? और जब आप हुकूमत में आ जाएंगे तो ये जो IMF के साथ इमरान खान ने डील की हुई है, इसको इम्प्लीमेंट तो आपने करना है, तो कोई रोड मैप है आपके पास? तो वहीं पे एक दिन शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, याद है ना आपको? हम सारे एक टेबल पे बैठे हुए थे। उससे पहले वहाँ पे बिलावल साहब भी आए थे, मैं अगेन उसी टेबल पे बैठा हुआ था। मैंने दोनों से बारी बारी पूछा, दोनों ने कहा बेफिक्र हो जाए, हमारे पास रोड मैप है। वो किधर गया रोड मैप? मीर साहब, ये आपका जो इतराज़ है या आपकी जो आपने जो चीज़ पॉइंट आउट की है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वन आफ्टर द अदर जो है चीज़ें ऐसी होती रहीं, जो स्नो बॉल करती रहीं कि कहीं ना कहीं आके चीज़ें हमारी परहैप्स काबू में वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी काबू से बाहर भी होती रहीं। IMF का प्रेशर इतना शदीद है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कि हमारे जो बड़े दोस्त ममालिक हैं जो बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ हमारी मदद करना चाहते हैं, वो भी मदद उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह उनको करनी चाहिए। और वो IMF का कुल का नाम लेते हैं, कुल का नाम है, मैं एनी गवाह हूँ इस चीज़ का, कुल का नाम लेते हैं। हमें इस चीज़ का परहैप्स इदराक नहीं था
कि ये इतनी ज़्यादा मुश्किलात हमें, जो आपने बात की है उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि हमें उस तरह इदराक नहीं था कि ये इतनी बड़ी माइन फील्ड जो है लगा गए हुए हैं IMF प्रोग्राम की सूरत में, कि वो जो IEDs नहीं होती जिस तरह फटती हैं, जो उस तरह कोई हमारे किसी में गिटा गायब है, किसी में गोडा गायब है, किसी में गाड़ी उड़ रही है, इस तरह की माइन फील्ड जो है इतनी कमिटमेंट्स करके, इसलिए वो IMF के प्रोग्राम के आखिर में जो है इन्होंने वायलेशंस भी की, फिर वायलेशंस की और फिर IMF को अप्रोच करने का एक बाकायदा मंसूबा जो टेलीफोन पे जिसका बिल्कुल इंकशाफ हुआ कि इस तरह करो। तो मैं समझता हूँ कि उस झटके से हम जो है वो पूरी तरह उसका हमें इदराक नहीं था कि ये इस तरह बड़ा झटका मिलेगा। और जब हमने पहले मिफ्ता जब वज़ीर ख़ज़ाना था तो हम लंदन हमने जाके मियाँ साहब से अप्रूवल ली उस चीज़ की कि ये कहाँ तक हम जाएंगे, तो उन्होंने को इजाज़त दी हमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम फौरी तौर पे वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन जो है कॉल कर लेते तो सियासी तौर पे बहुत दुरुस्त फ़ायदा होता था। लेकिन उसमें बाद दोस्तों की राय थी कि ये जो है वो जो 3 महीने की गवर्नमेंट आएगी उसमें जो है IMF हमें अबैंडन कर देगी, वो हमें खैराबाद कह के बाय बाय करके घर चली जाएगी और ये डिफ़ॉल्ट जो है इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त ना हो जाए, जो है जिसका सारे का सारा जो है सारे जो बम लगाए हुए थे नीचे डिफ़ॉल्ट के लिए वो इमरान खान लगा के किया हुआ था, ये सारे ब्लास्ट कर जाएंगे। तो हम उन बमों को न्यूट्रलाइज ही करते रहे, कभी ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कभी ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि किसी तरह ये बम फटने चाहिए, लेकिन फटते रहे। ये जो बम लगा के गए बकौल आपके इमरान खान साहब, इन बमों के धमाकों से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए? नहीं मियाँ साहब जो है, अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ कि टाइमिंग की बात है, पॉलिटिकल, ये बिल्कुल प्योरली सियासी बात है कि मियाँ साहब को किस वक्त यहाँ पे आना चाहिए, ताकि मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता सकता हूँ कि टाइमिंग अभी नहीं आप बताना चाहते? नहीं, वो टाइमिंग की बात है कि उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो कथित तौर पे। तो डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी आने की? जी वो बिल्कुल, वो अगर डॉक्टरों ने इजाज़त ना भी दें तो मैं समझता हूँ कि कौम जो है, मुल्क जो है एक ऐसे क्रूशल मोड़ पे आया हुआ है, एक ऐसे नाजुक मोड़ पे आया हुआ है कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी ज़रूरत है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दें, क्या अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर लड़ेगी? जी मैं अपनी ख्वाहिश का तो इज़हार कर सकता हूँ, हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, हमें अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखो उनकी राय है, मुझे उसकी राय का भी एहतराम है, हो सकता है उनकी राय दुरुस्त हो, लेकिन मैं तो आपने सवाल किया तो पंजाब के सदर हैं, पंजाब के सदर, बिल्कुल उनके पास सौदा भी है, मैं तो हमें चलें। तो ये आपकी राय है, उनकी राय कुछ और है, इसका मतलब अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तक इस सिलसिले में फैसला क्या, अभी इसमें कोई बहस तमहीज़ ही नहीं हुई कि इलेक्शन में मिलके जो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मुमताज़ ने बातें सुनी। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे इनको पूछनी चाहिए थी और उनको बतानी चाहिए थी, लेकिन वक्त की तंगी का शिकार है। फिर किसी वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।